हाँ भाई। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे थे हम। मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को अपने एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड किया था, या 7 कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया था। अगर ट्रेट के टर्म में पूछा जाए तो 14 ट्रेट को लिया था मेंडल ने। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है? क्या है मोनो हाइब्रिड क्रॉस? अगर आप सिर्फ एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को देखते हैं, क्या सिर्फ एक कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को देखते हैं, या वन पेयर ऑफ एलिलिक जीन के इनहेरिटेंस का स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या है मोनो हाइब्रिड क्रॉस? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर और वन पेयर ऑफ एलिलिक जीन क्या कहलाएगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। क्या? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस वैसा क्रॉस है जिसमें हम वन पेयर ऑफ एलिलिक जीन के इनहेरिटेंस को देखते हैं। क्या? वन पेयर ऑफ एलिलिक जीन के इनहेरिटेंस को देखते हैं, तो वैसे क्रॉस को क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यानी एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, या वन पेयर ऑफ एलिलिक जीन कैसे ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, अगर आप उसका स्टडी करते हैं तो क्या कहलाएगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। तो लिखेंगे स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ study of inheritance of one character or one pair of allelic gene, one character or one pair of एलिलिक जीन और वन पेयर ऑफ एलिलिक जीन, तो वैसे क्रॉस को क्या कहेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। आपको पता है मेंडल ने अपने क्रॉस में, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में, या मेंडल ने अपने क्रॉस में प्योर पेरेंट को सिलेक्ट किया था। क्या? प्योर पेरेंट को सिलेक्ट किया था। और प्योर पेरेंट को या प्योर ब्रीड को सिलेक्ट कैसे किया था? कंटिन्यूअस सेल्फिंग कराया था। क्या? कंटिन्यूअस सेल्फिंग कराया था। जैसे मान लो मेंडल एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर को देख रहा है, तो वो हो गया टॉल। क्या? टॉल मतलब प्लांट का हाइट, और प्लांट हाइट में भी वो एक ट्रेट को देख रहा है, टॉल ट्रेट को। क्या? टॉल ट्रेट को देख रहा है। यानी मेंडल ने जो टॉल प्लांट उसके पास था, उस टॉल प्लांट को रिपीटेड सेल्फिंग कराया और रिजल्ट हमेशा सेम रहा, तो मान लिया कि वो पेरेंट क्या है भाई? टॉल है। क्या है? टॉल है। आप लोग का बार बार क्वेश्चन होता है कि सर मेंडल ने प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट को कैसे पहचाना? तो मेंडल ने टॉल प्लांट को रिपीटेड सेल्फिंग कराया, कंटिन्यूअस सेल्फिंग कराया। अगर रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब प्लांट प्योर नहीं था, उसमें कहीं ना कहीं मिक्सिंग था। क्लियर? और अगर कंटिन्यूअस सेल्फिंग करा रहा है और रिजल्ट हमेशा सेम आ रहा है, इसका मतलब प्लांट क्या है? प्योर टॉल है। ठीक है, आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो जो प्योर टॉल प्लांट होते हैं ना, उसका वो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं। क्या? होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं। तो टॉल प्लांट का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी, और ड्वार्फ प्लांट का जो जीनोटाइप है वो स्मॉल टी। क्लियर है? तो ये हो गया प्योर पेरेंट। क्या हो गया? ये प्योर पेरेंट है। तो मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में प्योर पेरेंट को चूज किया। ठीक है, और इसमें सिर्फ वन कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को देखेगा। समझ में आया? मतलब सिर्फ टॉल को देखेगा या सिर्फ ड्वार्फ, यानी प्लांट का हाइट को अगर देखा जाएगा, सिर्फ प्लांट हाइट को देखा जाएगा, तो वैसा स्टडी जिसमें, वैसा क्रॉस जिसमें आप वन कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस का स्टडी करते हैं, तो क्या? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे टॉल है, ये टॉल, ये ड्वार्फ। ये जो टॉल है ना, इसमें अगर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, क्या गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो कैपिटल टी में गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो एक कैपिटल टी आएगा। आपको पता है मियोसिस, और मियोसिस से 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम से 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम बन जाता है, यानी हैप्लॉइड सेल बन जाता है। तो गैमेट्स में इसीलिए 2 टी में से सिर्फ एक टी आता है। आया समझ में? और स्मॉल टी इसमें से भी अगर गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो
एक स्मॉल टी आएगा, ये हो गया गैमीट। क्या हो गया ये? गैमीट। क्लियर? और आपको पता है गैमेट्स का फ्यूजन होगा, ठीक है सर। यहाँ पे तो सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए, लेकिन हम सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए पी प्लांट में हम यूज करते हैं एक टेक्निक को, इसको कहते हैं इमैस्कुलेशन। क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन। तो देखो ना, जो प्योर टॉल पेरेंट्स और प्योर ड्वार्फ पेरेंट के क्रॉसिंग से जो पहला ऑफ स्प्रिंग बना, क्या जो फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग बना, वो कैसा बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या बनेगा भाई? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको कहते हैं F1 प्लांट। क्या कहेंगे इसको? F1 जनरेशन। क्या कहेंगे? F1 जनरेशन, या आप इसको F1 प्लांट भी कह सकते हैं। ये है F1 जनरेशन, इसको कहते हैं फर्स्ट पीरियड जनरेशन। ऑल प्लांट क्या हो गया? टॉल हो गया। बोलो, एक प्लांट थोड़ी बना, ऐसा बहुत सारे प्लांट बने कैपिटल टी और स्मॉल टी के फ्यूजन से, ठीक है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी के फ्यूजन से जो भी हेटेरोजाइगस कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, वो सारा प्लांट कैसा दिखाई देगा आपको? वो टॉल दिखाई देगा। ऐसा नहीं एक ही प्लांट, बहुत सारे प्लांट बने और सभी प्लांट क्या है भाई? ऑल टॉल है। सभी प्लांट क्या है? टॉल है। मेंडल यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। क्या कंफ्यूज हुआ कि देखो ना, हम टॉल वाला और ड्वार्फ वाला कैरेक्टर लिए थे, दोनों को क्रॉस करवाए थे। दोनों को क्या करवाए थे? क्रॉस करवाए थे। तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट क्या बन गए? यानी इस प्योर पेरेंट, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ का जो ऑफस्प्रिंग है ना, वो सारे ऑफस्प्रिंग कैसे हैं? सारे ऑफस्प्रिंग टॉल है। सारे ऑफस्प्रिंग क्या है? टॉल है। तो ड्वार्फ वाले का क्या हुआ? ड्वार्फ वाले का क्या हुआ? तो मेंडल यहाँ पे एक पोस्टुलेट दिया। क्या दिया? एक पोस्टुलेट दिया कि देखो भाई, अगर दो, मेंडल सबसे पहले तो पोस्टुलेट दिया यहाँ पे कि कोई भी कैरेक्टर को पेयर ऑफ एलिक जीन, तो जीन तो वो जानता नहीं था, किसी भी कैरेक्टर को पेयर ऑफ फैक्टर कंट्रोल करता है। क्या क्या क्या? किसी भी कैरेक्टर जैसे हाईटेक कैरेक्टर है, उसको कंट्रोल करता है कौन? पेयर ऑफ फैक्टर। क्या? पेयर ऑफ फैक्टर। पेयर ऑफ फैक्टर को कैसे सर सोचा होगा? तो देखो ना, एक यहां से फैक्टर आया टी और एक यहां से फैक्टर आया स्मॉल टी। दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर क्या हुआ? खुद को एक्सप्रेस कर पाया और दूसरा वाला जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। आया तो लेकिन दोनों का फैक्टर। तो मेंडल इस बात का पता लगाया कि किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है पेयर ऑफ फैक्टर। कौन? पेयर ऑफ फैक्टर कंट्रोल करता है। क्लियर है? हाँ, जो फैक्टर खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, मेंडल बोला, वो डोमिनेंट होगा। क्या होगा? वो डोमिनेंट होगा। और जो फैक्टर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा F1 जनरेशन में, वो क्या होगा? रिसेसिव होगा। क्या होगा? रिसेसिव होगा। यहां तक क्लियर है? तो मेंडल ने प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ को क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में सारे ऑफस्प्रिंग क्या आ गए? टॉल आ गए। मेंडल यहां पे कंफ्यूज हो गया, भाई कुछ तो ड्वार्फ वाला ऑफस्प्रिंग बनना चाहिए, कुछ तो ड्वार्फ वाला ऑफस्प्रिंग बनना चाहिए, लेकिन ड्वार्फ वाला एक भी ऑफस्प्रिंग नहीं बना, एक भी प्लांट ड्वार्फ वाला नहीं आया। तो मेंडल सोचा कि कहीं ना कहीं ये ड्वार्फ का जो कैरेक्टर है ना, कहीं ना कहीं ये ड्वार्फ वाला कैरेक्टर है, वो F1 जनरेशन में छिपा हुआ है। कहीं ना कहीं जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर है, ये कहां छिपा हुआ है? F1 जनरेशन में छिपा हुआ है। F1 जनरेशन के टॉल प्लांट में ही छिपा हुआ है। ये कैसे बाहर आएगा? ये कैसे बाहर आएगा? तो मेंडल ने इस F1 जनरेशन को क्या करवा दिया? सेल्फिंग करवा दिया। क्या करवा दिया भाई? सेल्फिंग करवा दिया। सेल्फिंग कहने का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। क्या? सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। सेल्फिंग कहने का मतलब है जैसा मेल पेरेंट है वैसा ही, ठीक वैसा ही फीमेल पेरेंट है। यानी जैसा मेल जीनोटाइप है वैसा ही फीमेल जीनोटाइप है। यानी सेल्फिंग कहने का मतलब है कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। क्या? सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। ठीक है, तो सेल्फिंग करा दिया मेंडल। जब सेल्फिंग कराया तो देखा, क्या देखा है? तो देखो इससे गैमेट का फॉर्मेशन होगा। इससे गैमेट कैसा बनेगा भाई? तो कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमेट्स बनेगा। टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, चांस है कि कैपिटल टी वाला भी बन जाए और स्मॉल टी वाला भी बन जाए। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट्स बन गया। क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। मेंडल तो देखो जब ये गैमेट्स बनेगा ना, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे बढ़िया एक तरीका है चेकर बोर्ड बना के। क्या? चेकर बोर्ड इसको कहते हैं। और ये चेकर बोर्ड आरसी पनेट ने दिया था। किसने दिया था? आरसी पनेट ने चेकर बोर्ड बनाना सिखाया था। ये रिप्रेजेंटेशन है। क्या?
जनरेशन को, मतलब F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जनरेशन को रिप्रेजेंट करने का या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जनरेशन को एनालाइज करने का सिंबॉलिक फॉर्म में एक रिप्रेजेंटेशन करने का एक टेक्निक्स है पनेट स्क्वायर, या इसको कहते हैं चेकर बोर्ड। क्या कहते हैं? चेकर बोर्ड। इस चेकर बोर्ड में जो मेल गैमेट लेते हैं ना, क्या मेल गैमेट लेते हैं, वो यहाँ पे लेते हैं, यानी ऊपर साइड में जो लेते हैं वो क्या लेते हैं? मेल गैमेट लेते हैं। क्या? मेल गैमेट लेते हैं। यानी ऊपर में नहीं, हॉरिजॉन्टल साइड में जो लेते हैं वो क्या लेते हैं? मेल गैमेट। तो ये मेल गैमेट मान लेते हैं, तो सेम ही है कैपिटल टी स्मॉल टी। और फीमेल गैमेट्स जो लेते हैं चेकर बोर्ड में वो वर्टिकल लेते हैं, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। ये गैमेट्स हो गया। अब देखो कैपिटल टी वाला कैपिटल टी से फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी से फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी से फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी से फ्यूज करेगा तो स्मॉल टी। क्लियर है? तो ये है चेकर बोर्ड टेक्निक। अभी देखेंगे इसके बारे में थोड़ा। तो मेंडल ने F2 जनरेशन में सेल्फिंग कराया और ये हो गया पूरा जो ऑफस्प्रिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये F2 जनरेशन। क्या हो गया? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन कहने का मतलब है सेकेंड फीलियल जनरेशन। क्या? सेकेंड फीलियल जनरेशन। मेंडल बहुत खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि देखो मेंडल को जो प्लांट मिला वो टॉल प्लांट मिला। क्या मिला भाई? और ड्वार्फ प्लांट मिला। F2 जनरेशन में मेंडल को टॉल और ड्वार्फ प्लांट मिला। मेंडल बोला देखो हुआ क्या कि हम जब प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ को क्रॉस कराए तो हमको F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल मिल गए, ड्वार्फ वाला तो कहीं दिखा ही नहीं। यानी ड्वार्फ वाला कहीं ना कहीं इसी में तो छुपा हुआ है, F1 जनरेशन में ही छिपा हुआ है ड्वार्फ वाला कैरेक्टर। तो मेंडल इसको क्या किया? बाहर निकालने के लिए सेल्फिंग करवा दिया। क्या करवाया? सेल्फिंग कराया। तो F2 जनरेशन में देखा कि 3 प्लांट 1 2 3 प्लांट तो कैसे दिखाई दिए? इसको टॉल दिखाई दिए। क्या? टॉल दिखाई दिया। और एक प्लांट कैसा दिखाई दिया? इसको ड्वार्फ दिखाई दिया। देखो एक प्लांट कैसा दिखाई दिया? ड्वार्फ दिखाई दिया। तो मेंडल बोला देखो ये जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर है ये कहाँ छिपा हुआ था? ये इसी में छिपा हुआ था। कहाँ छिपा हुआ था? इसमें छिपा हुआ था, यानी F1 जनरेशन में छिपा हुआ था। जब सेल्फिंग कराया तो ये बाहर आ गया। आया समझ? तो टॉल इनटू ड्वार्फ, टॉल इनटू ड्वार्फ इसको प्लांट में। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप रेशियो को अगर आप देखते हैं तो टॉल कितना है? 3 है और ड्वार्फ कितना है? 1 है। इसको कहते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो क्या था? क्या जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? तो जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? 1:2:1। देखो कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, और स्मॉल टी क्या है? 1। इस तरह से ये एक रेशियो मिला, जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा चेकर बोर्ड मेथड। चेकर बोर्ड मेथड फर्स्ट टाइम यूज किया थे कौन? आरसी पनेट ने। क्या? आरसी पनेट ने इसको सबसे पहले यूज किया। किसी भी जनरेशन को रिप्रेजेंट करने का, उसको एनालाइज करने का सिंबल के फॉर्म में एक मेथड है, ठीक है, जिसमें मेल गैमेट हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है और फीमेल गैमेट वर्टिकली प्लेस्ड होता है। क्लियर है? तो चेकर बोर्ड के बारे में भी आप लिख लीजिए। फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय आरसी पनेट। सबसे पहले को किसने यूज किया? आरसी पनेट ने यूज किया था। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरेशन टू एनालाइज, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरेशन the representation of generation to analyze in the form of symbol of a square, in the form of symbol of a square, in the form of symbol of a square. Next point पे लिखना male gamete lie horizontally, male gamete
male gamete lie horizontally and female gamete lie vertically, and female gamete lie vertically, और फीमेल गैमेट वर्टिकली लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने 3 पोस्टुलेट दिए। क्या? मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने 3 पोस्टुलेट दिए। पोस्टुलेट कहने का मतलब क्या है? देखो, हाइपोथेसिस कहने का मतलब क्या है? हाइपोथेसिस कहने का मतलब है जिसके बारे में कोई फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट नहीं है, बस मान लीजिए कि ऐसा होता है, तो उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। मनगढ़ंत कहानी बनाना, क्या? हाइपोथेसिस। थ्योरी या लॉ क्या होता है? एक ही एक्सपेरिमेंट बार बार कीजिएगा और रिजल्ट सेम आएगा तो उसको थ्योरी या फिर लॉ कहते हैं। अब बात आता है पोस्टुलेट क्या है। क्या पोस्टुलेट क्या है? मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया और उससे जो रिजल्ट मिला, बार बार उसको सेम रिजल्ट मिला, तो आपको बताया कि भाई हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं ना, तो हमको पता चलता है कि फैक्टर्स हमेशा पेयर में रहते हैं। क्या? उसके बाद डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस ऐसा भी कुछ होता है, या पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस ऐसा भी कुछ होता है कि फैक्टर हमेशा पेयर में रहते हैं और जो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा उसको डोमिनेंस कहते हैं, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उसको रिसेसिव कहते हैं। या गैमेट्स हमेशा साथ में रहते हैं, या फैक्टर हमेशा साथ में रहते हैं और गैमेट फॉर्मेशन के समय ये अलग हो जाते हैं, इसको बोले पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया और उसको 3 रिजल्ट मिला। क्या? एक तो भाई पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर। क्या? पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर। इसका मानना था कि जब भी फैक्टर रहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो पेयर के फॉर्म में रहते हैं। क्या? पेयर के फॉर्म में रहते हैं। दूसरा, जब भी पेयर के फॉर्म में फैक्टर प्रेजेंट होता है तो अगर एक पेयर या फिर वन फैक्टर खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा तो उसको डोमिनेंस बोलेंगे, और जो फैक्टर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो उसको रिसेसिव बोलेंगे। मेंडल इसको बोला पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। और तीसरा, मेंडल का मानना था कि जो फैक्टर्स होते हैं ना वो हमेशा पेयर में रहते हैं और गैमेट फॉर्मेशन के समय वो सेग्रीगेट कर जाते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के समय वो अलग हो जाते हैं। मेंडल इसको बोला पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर? पोस्टुलेट क्यों बोला? इसको थ्योरी या फिर लॉ क्यों नहीं बोला? क्योंकि भाई देखो, कोई भी बात है हम आपको बता रहे हैं, आप मानने को तैयार ही नहीं है, ठीक है, कि ऐसा होता है, तो हम लॉ तो बोलेंगे नहीं या फिर थ्योरी बोलेंगे नहीं। लॉ या थ्योरी वो होता है जिसको एक वेरिफिकेशन प्रूफ मिल जाता है, ठीक है। तो पोस्टुलेट क्या है? पोस्टुलेट है स्वयं सिद्ध मान लेना। पोस्टुलेट का मतलब स्वयं सिद्ध मानना। आपको मानना है तो मानिए, अगर नहीं मानिएगा तो भाई हम अपने बात से एग्री करते हैं, हम उसको सही मानते हैं। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को, किसी भी रिजल्ट को अगर आप खुद सच मान लीजिएगा तो उसको कहते हैं पोस्टुलेट। क्या कहते हैं? पोस्टुलेट, ठीक है। तो मेंडल अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से 3 पोस्टुलेट दिया, क्योंकि इसका बात तो कोई मान नहीं रहा था तो मेंडल खुद ही सच मान लिया। समझ में आया? तो स्वयं सिद्ध मान लेना किसी भी रिजल्ट को क्या कहलाता है? पोस्टुलेट कहलाता है। क्या कहलाता है? पोस्टुलेट कहलाता है। और मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे 3 पोस्टुलेट दिया। क्या? 3 पोस्टुलेट दिया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल गिव 3 पोस्टुलेट। On the basis of Mendel give, हाँ भाई, क्या? Mendel give 3 postulate। Mendel ने 3 postulate दिया। जो पहला पोस्टुलेट है वो लिखेंगे पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। फर्स्ट पोस्टुलेट में लिखना पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर। पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर, इसमें लिखिएगा अकॉर्डिंग टू मेंडल ईच जेनेटिक कैरेक्टर इज, अकॉर्डिंग टू मेंडल, अकॉर्डिंग टू Mendel, each genetic character is
controlled by each genetic character is controlled by a pair of unit factor, a pair of unit factor. Each genetic character is controlled by a pair of unit factor. It is known as postulate of paired factor. It is known as postulate of paired factor. Postulate of paired factor. मेंडल का मानना था कि कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर जो है ना वो पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर से कंट्रोल होता है। क्या? पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर से कंट्रोल होता है। जैसे हाइट टॉल है ना, तो वो कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर स्मॉल टी इससे कंट्रोल होता है। आज आपको पता है कि ये पेयर्ड फैक्टर आते कहाँ से हैं? तो एक फैक्टर रहता है मदर साइड से जिसको मैटरनल कहते हैं और एक फैक्टर रहता है फादर साइड से जिसको पैटर्नल कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी जैसे हमारे पास, आपके पास हमारा हाइट, हमारा साउंड, हमारा हेयर स्टाइल, हमारा आई कलर जो भी है, ठीक है, हेयर कलर, ये जो भी कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है हमारे बॉडी में वो पेयर्ड फैक्टर से कंट्रोल होता है। किससे कंट्रोल होता है? पेयर्ड फैक्टर से कंट्रोल होता है। ठीक है, और वो फैक्टर आता है एक मदर साइड से और एक फादर साइड से। सोचो मेंडल इसको 1856 में ही बता दिया था अपने एक्सपेरिमेंट से कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर्स कंट्रोल होता है क्या वो पेयर्ड फैक्टर से कंट्रोल होता है। इसको बोला मेंडल पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर। क्या? पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर। पोस्टुलेट का मतलब स्वयं सिद्ध मान लेना। ठीक है, कोई नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, हम तो मानते हैं भाई, है ना, इसलिए पोस्टुलेट है वो। दूसरा पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। क्या है? पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस क्या है सर? हाँ, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस क्या है लिखेंगे? इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ अ फैक्टर। क्या है? देखो पोस्टुलेट पेयर ऑफ फैक्टर क्या होता है कि डिसिमिलर पेयर फैक्टर है कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, इसमें जो फैक्टर खुद को एक्सप्रेस करेगा उसको बोलेंगे डोमिनेंट और जो खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा उसको बोलेंगे रिसेसिव। यही तो है पोस्टुलेट ऑफ फैक्टर। ठीक है, और ये जो है ना पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस मेंडल को कैसे पता चल गया था? बोलो ना, कहां से पता चला था? ये जब प्योर पेरेंट को क्रॉस कराया और F1 जनरेशन जब उसका बना था ऑल प्लांट टॉल, तब उसको पता चला कि देखो एक फैक्टर आ रहा है कैपिटल टी और इधर से एक फैक्टर आ रहा है स्मॉल टी। F1 जनरेशन में सिर्फ कैपिटल टी वाला एक्सप्रेस कर पा रहा है, ऐसा समझ में? तो इस तरह से पता चला था मेंडल को। पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस यहां पर लिखेंगे इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। In a dissimilar pair of factor, one factor expressed while other remain hidden. One factor expressed while other remain hidden. एक तो फैक्टर एक्सप्रेस हुआ, दूसरा हिडन रहा। वन फैक्टर एक्सप्रेस व्हाइल अदर रिमेन हिडन। जो एक्सप्रेस हुआ यानी पहले जो एक्सप्रेस हुआ उसको क्या बोले? डोमिनेंट। और जो एक्सप्रेस नहीं हुआ उसको क्या बोले? रिसेसिव। हिडन। द फॉर्मर इज नोन एज द फॉर्मर इज नोन एज क्या? dominant and the later, और बाद वाला जो हिडन रहेगा उसको क्या कहते हैं? and the other one recessive. अरे बोलो भाई, क्लियर है? जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है
कैपिटल टी को क्रॉस कराया स्मॉल टी से ये गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, कैपिटल टी ये गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, स्मॉल टी दोनों जब फ्यूज किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो तो जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, क्या हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये कैपिटल टी यानी एक फैक्टर यहाँ से आया कैपिटल टी, यहाँ से एक फैक्टर आया स्मॉल टी, दोनों फ्यूज किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ऑल प्लांट क्या हो गया, टॉल हो गया, क्या हो गया, ऑल प्लांट क्या हो गया, टॉल हो गया। तो मेंडल का मानना था कि देखो फैक्टर्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर होता है वो पेयर्ड फैक्टर से कंट्रोल होता है, लेकिन अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है यानी कैपिटल टी स्मॉल टी तो एक फैक्टर ही खुद को एक्सप्रेस कर पाता है जबकि दूसरा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो जो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है उसको डोमिनेंट बोल दिया, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको क्या बोल दिया, रिसेसिव बोल दिया। क्लियर है? इसका दो एक्सेप्शन है, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस का दो एक्सेप्शन है। क्या दो एक्सेप्शन है, एक तो इनकम्प्लीट और डोमिनेंस और दूसरा है को डोमिनेंस। क्या वो हम पढ़ेंगे आगे। तो पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस का दो एक्सेप्शन है, ठीक है। इस पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस को हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इस बात को प्रूफ मिल चुका है कि पहले मेंडल अंकल जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, ठीक है। तो पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस को लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं, या लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर इसको कहते हैं। क्लियर है? लेकिन हम पढ़ रहे हैं मेंडल के जमाने में, इसलिए हम क्या बोले, पोस्टुलेट। आप ध्यान रखिएगा कि इसके दो एक्सेप्शन है, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन है। लिखिएगा देयर आर टू एक्सेप्शंस। क्या भाई, टू एक्सेप्शंस है। कौन कौन सा, एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा है को डोमिनेंस। अगर यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस देखने को मिलता तो पता है कैपिटल टी स्मॉल टी रहता तो हाइट ना टॉल होता और ना ड्वार्फ होता, हाइट कैसा हो जाता, दोनों की मीडियम साइज का हो जाता, ठीक है। लेकिन ये अच्छा बात है कि पी प्लांट में ऐसा कुछ नहीं हुआ, समझ में आया, इसलिए मेंडल है। टू एक्सेप्शन देखने को मिलता है लॉ ऑफ डोमिनेंस का या पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस का। कौन कौन सा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। क्या, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस देखने को मिलता है। नोट डाउन करेंगे इतना। नेक्स्ट हेडिंग देंगे, जो थर्ड पोस्टुलेट है वो है पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। क्या, पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, हमें पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। देखो जब भी डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर होता है ना, तो ठीक है कैपिटल टी स्मॉल टी, डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर या सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों क्या है, साथ साथ रहते हैं और उसमें किसी भी तरह का ब्लेंडिंग नहीं होता है। लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के समय, गैमेट फॉर्मेशन के समय ये जो फैक्टर है ना, गैमेट फॉर्मेशन के समय जो अलग अलग फैक्टर हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्या, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्लियर है? जैसे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों साथ साथ थे प्योर प्लांट में, क्या साथ साथ में थे, लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो कैपिटल टी अलग आ गया और स्मॉल टी अलग आ गया, कैपिटल टी अलग और स्मॉल टी अलग, यानी कैपिटल टी एक गैमेट में और स्मॉल टी एक गैमेट में आ गया। इसमें किसी भी तरह का ब्लेंडिंग नहीं हुआ, ठीक है। तो गैमेट्स ना देखो हमेशा प्योर है गैमेट्स, ऐसा नहीं है कि इस स्मॉल टी वाले में या स्मॉल टी वाले फैक्टर में थोड़ा सा कैपिटल टी का भी प्रॉपर्टी आ गया, ऐसा हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ। तो पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर साथ साथ रहते हैं, डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर साथ साथ रहते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, और उसमें किसी भी तरह का ब्लेंडिंग नहीं होता है। लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के समय ये जो फैक्टर है ना, गैमेट फॉर्मेशन के समय ये जो फैक्टर है ये अलग अलग हो जाते हैं और एक गैमेट सिर्फ एक फैक्टर को लेता है, एक गैमेट सिर्फ एक फैक्टर को लेता है। क्लियर है? इसलिए गैमेट्स जो होते हैं ना वो प्योर होते हैं, गैमेट्स जो होते हैं वो प्योर होते हैं क्योंकि एक गैमेट में एक फैक्टर रहता है और इस गैमेट्स में किसी भी तरह का फैक्टर का मिक्सिंग नहीं होता है। इसीलिए पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन को आजकल हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट,
इसी के कारण पता चला कि भाई गैमेट्स में जो भी फैक्टर आते हैं वो प्योर आते हैं, उसमें किसी भी तरह की मिक्सिंग नहीं होती है, किसी भी तरह की मिक्सिंग नहीं होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो जो भी मेंडल का पहले पोस्टुलेट हुआ करता था, आजकल वो सब क्या बन गया है, लॉ बन गया है। तो अगर आप किसी बुक में पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ने को नहीं मिल रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ने को मिल रहा है, इसका मतलब सही है, वो भी गलत नहीं है। समझ में आ गया? तो आप मेंडल के लॉ को पहले जो पोस्टुलेट बोलते थे, आजकल उसको क्या बोलने लगे हैं, लॉ बोलने लगे। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो गया और लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। क्लियर? चलिए, तो लॉ ऑफ पोस्टुलेट, या हम तो पढ़ेंगे भाई पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन, सॉरी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। क्या? पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। इसका दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। क्या? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। कार्ल करेंस है ना, कार्ल करेंस याद है, करेंस याद है, जो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल लाया था, करेंस, ह्यूबर्ट ड्यूबरीज और डेस्मार्ट। तो ये जो करेंस है ना, करेंस, कार्ल करेंस, ये पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन को या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा है इन्होंने। क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा है कि भाई गैमेट्स हमेशा प्योर होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। जैसे अभी हम देखें ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, वैसे लॉ पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ये बायोलॉजी का यूनिवर्सल ट्रूथ है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? बायोलॉजी का यूनिवर्सल ट्रूथ है। हाँ, कभी कभी इसमें एरर देखने को मिलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में या पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन में कभी कभी एरर देखने को मिलता है जब नॉन डिसजंक्शन होता है। और आपको पता है नॉन डिसजंक्शन, क्रोमोसोम का जो नॉन डिसजंक्शन होता है वो कब होता है? एनाफेज में। कब होता है? एनाफेज में। ठीक है, तो जब एनाफेज में नॉन डिसजंक्शन होगा यानी फेल्योर होगा सेग्रीगेशन, तब वहां पे देखने को मिलेगा क्या? क्या देखने को मिलेगा? नॉन डिसजंक्शन। यानी जब फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन होगा ना, क्या फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन होगा, तुमको पता है सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन कब होता है? एनाफेज 1 में। कब होता है? एनाफेज 1 में। और एनाफेज 1 में अगर फेल्योर हो जाएगा सेग्रीगेशन तो उसी को कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। क्या कहते हैं? नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अगर नॉन डिसजंक्शन हो जाएगा यानी फेल्योर हो जाएगा, तब हो सकता है कि इसमें एक्सेप्शन या फिर एरर देखने को मिले। किसमें? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। लेकिन ऐसे इसमें किसी भी तरह का एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता है। चलिए लिखते हैं इस चीज को, लिखेंगे इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, in a dissimilar pair of factor, both of factor remain together. Both of factor remain together. Both of factor remain together. Both of factor remain together without any kind of blending. Without any kind of blending. Without any kind of blending. But at the time of gamete formation, at the time of gamete formation, they become separate from each other. They become separate from each other. They become separate from each other, and each gamete receive only one factor, and each gamete receive only one factor, and each gamete receive only one factor of each pair of
each pair. So gametes are pure. So gametes are pure for one factor. Gametes are pure for one factor of each pair. क्या? Of each pair. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा इस लॉ को, इसको आजकल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं, ठीक है, या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इट इज ऑल्सो नोन एज क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या क्या? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। देखो ये लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है ना, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। क्या? इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ये बायोलॉजी का यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन कभी कभी नॉन डिसजंक्शन देखने को मिलता है। क्या? कभी कभी एनाफेज 1 में नॉन डिसजंक्शन देखने को मिलता है। क्या? एनाफेज 1 में नॉन डिसजंक्शन देखने को मिलता है, यानी सेग्रीगेशन जब फेल्योर हो जाता है तो उसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। क्या कहते हैं? नॉन डिसजंक्शन। और इस नॉन डिसजंक्शन के कारण यहाँ पे थोड़ा सा एरर देखने को मिलेगा, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? नॉन डिसजंक्शन या सेग्रीगेशन फेल्योर। ठीक है, उसके कारण यहाँ पे थोड़ा एरर देखने को मिलता है। ठीक है, तो सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। और कार्ल करेंस इसको क्या बोले थे? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोले थे। क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोले थे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, कार्ल करेंस कॉल्ड इट क्या बोले थे इसको? फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कार्ल करेंस ने इसको फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोला था। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, there is no exception of segregation. 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 So it is also known as the universal truth of biology. So it is also known as the universal truth of biology. क्या? इसको यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन कभी कभी नॉन डिसजंक्शन फेल्योर का मतलब नॉन डिसजंक्शन जो है ना वो सेग्रीगेशन के फेल्योर का कारण बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट मतलब इसी में लिखना, बट समटाइम नॉन डिसजंक्शन may be the reason of failure of segregation. क्लियर है? चलिए, तो ये हुआ अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से 3 पोस्टुलेट मेंडल ने दिया। एक तो पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, दूसरा पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस और तीसरा पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्या? डाइहाइब्रिड क्रॉस। और डाइहाइब्रिड क्रॉस से कौन सा पोस्टुलेट बाहर आया था, कौन सा पोस्टुलेट दिए थे मेंडल ने, ये देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क है एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना है पहला, और दूसरा सीट का क्वेश्चन जो हो सकता है वो करना है आपसे। क्लियर?